मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी साथी बहनें और प्यारे बच्चे जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि IUPAC समिति के द्वारा ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम नवागंतुक छात्राओं के लिए आयोजित किया गया है। तो सर्वप्रथम तो मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों का इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और समस्त शिक्षिकाओं की तरफ से मैं दो पंक्तियाँ इन बच्चों के लिए कि हमारे मन में आपके प्रति क्या जिज्ञासा है वो मैं दो पंक्तियों में आपके लिए समर्पित करना चाहूँगी कि विद्या के उपवन को बच्चों, विद्या के उपवन को बच्चों हंस हंस कर आबाद रखो। विद्या के उपवन को बच्चों हंस हंस कर आबाद रखो। पथ में आए चाहे बाधा कर्म हमेशा याद रखो। पथ में आए चाहे बाधा कर्म हमेशा याद रखो। भारत के भाग्य विधाता बच्चों, भारत के भाग्य विधाता बच्चों आपस में संवाद रखो। कीर्ति ध्वजा घर घर फहराकर, कीर्ति ध्वजा घर घर फहराकर जन जीवन आजाद रखो। विद्या के उपवन को बच्चों हंस हंस कर आबाद रखो। ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए याद आई क्योंकि अभी कल परसों में PhD के एंट्रेंस का रिजल्ट आया था। तो मेरी जो दो छात्राएं थी नंदिनी और डोली, दोनों का ही वो टेस्ट क्लियर हो गया है। तब ये समस्त महाविद्यालय परिवार के लिए एक गौरव का क्षण है। तो अब बात करती हूँ मैं अपनी देवभाषा ऋषिवाणी गीर्वाणवाणी संस्कृत भाषा की। चलते हैं तो संस्कृत की तरफ हम बात करते हैं और संस्कृत के ऋषि कहते हैं कि इस लोक में जो है 6 प्रकार के सुखों की बात बताई गई है। वो ऋषि कहते हैं कि अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानिधानम्। वो ये कहते हैं कि जो 6 सुख हैं उनमें से एक सुख है अर्थकरी च विद्या, कि जिस विद्या की हम प्राप्ति कर रहे हैं वो विद्या कैसी होनी चाहिए, उससे हमें धनोपार्जन हो सके, हम उससे अर्थ की प्राप्ति कर सके। और संस्कृत के ऋषि कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो हमारे जीवन में अर्थ का कितना महत्व है और हमेशा ये रहता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निहित रहता है। क्योंकि संस्कृत में कहा गया है प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कोई हमारा स्वार्थ, कोई उद्देश्य नहीं होगा तो मूर्ख व्यक्ति भी उस काम में प्रवृत्त नहीं होगा। तो मैं बात करती हूँ संस्कृत की, कि जब बात संस्कृत की आती है तो उस भाषा को हेय दृष्टि से देखा जाता है। 3-4 दिन पहले की बात है, एक बच्चे के पिताजी आए हुए थे और बच्चे से इतना बहस कर रहे थे, क्यों नहीं संस्कृत पढ़ के क्या होगा, संस्कृत को छोड़ दो। तो मैं वहाँ से जा रही थी तो मुझे सुन के अंदर से बड़ा ही दुख लगा कि वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी देववाणी है, वो हमारी ऋषि भाषा है और उसके बारे में जब इस तरीके की बातें आती हैं तो बड़ा ही दुखद होता है। तो आखिर क्यों संस्कृत को पढ़ करके हमारे पास इतने अवसर हैं कि संस्कृत को पढ़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट गिनाऊं तो संस्कृत हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा अंकदायी सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैथ की तरह है। अगर हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो इसमें सर्वाधिक अंक हासिल कर सकते हैं। और मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, 2023 की बात कर रही हूँ। मेरी एक छात्रा जिसने आगरा विश्वविद्यालय में 2 गोल्ड मेडल ला करके इस महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया था।
बच्चों के पास हिंदी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है संस्कृत के टीचर बनो, मैं ये कहती हूँ कि आप हिंदी के टीचर बनो, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन का। हिंदी का भी टीचर बनना है, आपको टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल करना है, तो आपको हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन करना ही करना है। हिंदी और संस्कृत एक साथ अगर नहीं होगी तो आप वो फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। देखिए, आज इतना कॉम्पिटिशन है कि हम हर कोई बच्चा प्रोफेसर नहीं बन सकता, कोई ना कोई तो टीजीटी में भी जाएगा, पीजीटी में भी जाएगा। तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो फॉर्म हम भर ही नहीं पाएंगे, और फिर बाद में बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं था। तो अब आपको शुरुआत में ये जानकारी दी जा रही है कि आप जिसके पास हिंदी है, अगर हिंदी में आपको आगे जाना है तो आप संस्कृत ले लीजिए। उसके बाद अगर बात करें, एक विकल्प हमारे पास संस्कृत पढ़ करके है, एक इतनी अच्छी पोस्ट है सेना में धर्मगुरु की। हम देखते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनमें आस्तिकता का संचार बना रहे, इसलिए सरकार के द्वारा एक पोस्ट क्रिएट की गई है सेना में धर्मगुरु की, और उसमें वही व्यक्ति सिलेक्ट होगा जिसके पास संस्कृत होगी। तो एक विकल्प ये हमारे पास है। उसके बाद हम देख रहे हैं आज की जो भौतिकतावादी चकाचौंध है उसमें इतनी सारी बीमारियां हमें घर करे जा रही हैं, तो ऐसे में योग के रूप में एक बड़ा विकल्प हमारे पास है। योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि जी हैं, तो उन ऋषि ने हमें योग सूत्र दिया है। तो अगर हम संस्कृत का सांगोपांग अध्ययन करेंगे तो योग के क्षेत्र में भी हमारे पास एक बड़ा विकल्प है। योग के साथ साथ बात करूं तो आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचार्य, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अलग से ज्योतिष विभाग की स्थापना की गई है। तो संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक विकल्प है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है, जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी मांगलिक काम करते हैं, तो वहाँ पर पुरोहित की हमें जरूरत पड़ती है। षोडश जो संस्कार हमारे हैं, तो वहाँ पर किसी पुरोहित को हम आमंत्रित करते हैं, चाहे बच्चे का जन्म हो रहा है, चाहे हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर वही व्यक्ति सफल होगा जिसने संस्कृत को अच्छे से पढ़ा है। हम कहते हैं संस्कृत में रोजगार ही नहीं है, और मैं कहती हूँ कि संस्कृत में इतने रोजगार हैं कि शायद अन्य किसी में ना हो। तो संस्कृत पढ़ करके एक विकल्प हमारे पास ये भी है। और आज पुरोहित की इतनी डिमांड है कि विदेशों में जब पुरोहित जाते हैं तो उनका इतना सम्मान किया जाता है, तो ये विकल्प हमारे पास एक और है। उसके बाद बात करूँ तो मानविकी के कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे MBA है, वहाँ पे गीता को लगाया गया है। तो परामर्शक के रूप में गीता को कौन पढ़ाएगा जिसने संस्कृत पढ़ी है, तो वहाँ पर भी संस्कृत की जरूरत है, संस्कृतज्ञ की जरूरत है। तो संस्कृत पढ़ करके एक और विकल्प हमारे समक्ष है। उसके बाद बात करें तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके पास समास और व्यास शैली दोनों ही गुण संस्कृत के पास है। समास का मतलब संक्षिप्त और व्यास का मतलब विस्तृत। संस्कृत में वो क्षमता है कि अपनी बात को संक्षेप में, जितना हो सकता है उतने संक्षेप में वो कह सकती है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की का नाम हम सबने सुना है। उन्होंने कहा था कि संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए अगर सबसे अच्छी कोई भाषा हो सकती है तो वो संस्कृत भाषा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमें नए नए ग्रहों की खोज करनी है, अंतरिक्ष में जाना है, अपना संदेश भेजना है, तो उस संदेश को हम कैसे संक्षिप्त में भेज सकते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा जो है वो संस्कृत ही है। उसके बाद बात करें तो प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय अध्यापन परिक्षेत्र में विशद रोजगार के शुभ अवसर हमारे पास हैं। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सिविल सेवा है और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी का नाम हम सबने सुना, उसमें हिंदी का कितना रोल रहता है ये हम सब जानते हैं। और उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो एकदम संस्कृत निष्ठ लगते हैं। अगर हमने संस्कृत पढ़ी है तो वहाँ पर भी हमारे पास एक बड़ा विकल्प है। और एक सरकार का जो सराहनीय कदम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेज खोले गए हैं तो घोषणा की गई है कि सब में
जो है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो ये सरकार का भी बड़ा कदम है। उसके बाद अंत में बस एक बात ये कहूँगी कि सामान्य जनजीवन में अगर आचार विचार धर्म और संस्कृति की कोई शिक्षा देती है तो वो संस्कृत भाषा ही है। बड़ों का सम्मान, और ऋग्वेद का मंत्र कहता है संग छद्म संग गद्वम संभो मनांसि जानताम अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये सारे जो गुण हैं वो हमें कौन देता है? हमारी संस्कृत भाषा। और अंत में बस दो पंक्तियां कह करके अपनी बात को खत्म करूंगी कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत